हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यह जो वीडियो है यह साइंस सीरीज का पार्ट 2 है। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है। तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हमने लिया है कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। तो पूछा गया है कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग किया करने के लिए कौन से हम कसौटी अपनाएंगे। तो इसका देखिए जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा अधिक विशिष्ट ऊष्मा का। जी हाँ दोस्तों, कोई भी धातु हो गया उसके पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए जो है उसकी अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। सभी प्रश्न हमने जो है कि छांट के अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्यों। तो दोस्तों, आप लोग भी देखे होंगे कि जो बर्फीली एरिया होती हैं जहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहाँ पर क्या होता है कि जो पानी की पाइपें होती हैं वह फट जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्या होता है कि जब जो है कि पानी जमता है तो उसके आयतन में प्रसार होता है। जी हाँ दोस्तों, जब पानी जमा होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जाता है तो उसके आयतन में प्रसार हो जाता है, जिसके कारण जो है कि जो पाइप होती है उस पर अधिक दबाव पड़ता है और पाइप जो है वह फट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, तो इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें ताजे पानी के हिमांक बिंदु की तो इसका जो हिमांक बिंदु होता है वह कितना होता है। तो देखिए यह जो डेग लिखा DEG लिखा है वह डिग्री लिखा है। 3 डिग्री सेल्सियस कि 5 डिग्री सेल्सियस कि 0 डिग्री सेल्सियस कि 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर हम बात करें तो ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु आपका होता है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि। तो देखिए दोस्तों, यह भी प्रश्न आपका BPSC द्वारा कई बार पूछा जाता है कि आप लोग देखे में होंगे जब आप ठंड के समय में अपना जो है कि नलका चलाते होंगे, जब हैंडपम्प चलाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि उसका जो पानी होता है वह गर्म लगता है। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जब आप नलका चलाते हैं तो उसका पानी ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए अगर हम बात करें तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वह वायुमंडल के तापमान से अधिक जब होता है तब आपको पानी गर्म लगता है। और जब जो है कि वायुमंडल का तापमान अधिक होता है और पृथ्वी के अंदर का तापमान कम होता है तो ऐसे में जो है कि आपको पानी ठंडा लगता है। तो यही कारण होता है कि जैसे देखिए गर्मी के दिनों में तापमान वायुमंडल का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में जब आप पानी को टच करते हैं तो वह ठंडा लगता है। और जब आप ठंड के दिनों में बाहर का टेम्परेचर तो काफ़ी कम होता है और ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप ठंड के दिनों में जब पानी को टच करते हैं तो वह आपको गर्म का अनुभव देता है। तो इसका जो सही आंसर है वह बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए जो है कि शीतकाल में आपका हैंडपंप का पाइप का पानी जो है वह गर्म लगता है। अगला प्रश्न है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं और नीचे का पानी छोड़कर। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखे होंगे आप लोग कि जो ठंडे देश हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो झीलें होती हैं यह ऊपर से तो पूरी तरह जम जाती हैं, लेकिन जो है कि नीचे का पानी जो है कि उसमें आपका पानी ही बना रहता है। तो वह आपका पूछा गया है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाती हैं। तो इसका ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ दोस्तों, फ़ारेनहाइट पर नहीं होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर यह नहीं जमता है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जो है कि बर्फ़ का जो है कि बर्फ़ बन जाता है
तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा किसकी यूनिट होती है? तो देखिए अगर हम बात करें तो किलोवाट घंटा जो होती है यह ऊर्जा की यूनिट होती है। जी हाँ दोस्तों, किसकी यूनिट होती है? तो ऊर्जा की यूनिट किलोवाट घंटा होती है, तो इसको याद रखिएगा। और जो है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो है कि किस पैमाने पर जो है कि आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जो है दोनों पैमाना पर वही होता है, तो वह आपका होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने का तापमान वही होता है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? तो देखिए होंगे आप लोग, फ्रिज जो होता है उसमें हम लोग सामान को रख देते हैं, तो जो खाने वाली चीज़ें होती हैं जैसे ब्रेड हो गया, खाना हो गया, तो वह खराब नहीं होता है। तो वह कैसे बचाता है? तो देखिए वह जो है कि न्यूनतम तापमान द्वारा जो है जीवाणु और फफूंदी को निष्क्रिय कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्या करता है कि फ्रिज का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि उसमें जीवाणु और फफूंदी जो लगते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण जो है कि हमारा खाना सुरक्षित रहता है। उसमें जो है कि विषाक्त जो आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं नहीं पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा खाना सुरक्षित बच जाता है। तो यही काम होता है रेफ्रिजरेटर का, बस टेम्परेचर जो है कि उसमें कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ना तो फफूंद लगती है ना उसमें कोई जीवाणु पड़ता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में तो इसको हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की जो क्षमता होती है तथा उसके मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें तो न्यून तापमान पैदा करने के लिए किसका जो है कि किस सिद्धांत का हम लोग प्रयोग कर देंगे? तो उसमें जो है कि हम लोग रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रुद्धोष्म विचुंबकन विधि द्वारा जो है वह परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण होता है और इस विधि के तहत जो है कुछ विशिष्ट पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर उसका तापमान कम किया जा सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों चलिए इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न आपके हैं वह केमिस्ट्री के प्रश्नों को हमने लिया है। 10 प्रश्न हमने फिजिक्स के शामिल किए थे जो कि आपके भौतिक विज्ञान के थे। बाकी इसके आगे 10 प्रश्न लगभग हम आपके केमिस्ट्री के देखेंगे, फिर 10 प्रश्न हम बायोलॉजी के देखेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वह केवल जनरल साइंस से पूछा जाता है, जिसमें कि आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री से भी आता है और बायोलॉजी से भी आता है। तो इसलिए हम डेली का जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, जो क्वेश्चंस करवाएंगे, उसमें तीनों मतलब आपके फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री से भी और बायोलॉजी के भी प्रश्न शामिल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस का? तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है कि इनमें से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो देखिए अगर हम अधिकतम द्रव्यमान की बात करें तो आपका न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यह सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले नंबर पर आपका इसमें जो ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रॉन हो जाएगा, और उसके बाद न्यूट्रॉन से जो कम द्रव्यमान होता है उसके बाद प्रोटॉन का होता है,
उसके बाद आपका जो है कि उससे भी जो कम होता है वह आपका किसका होता है, तो वह होता है हाइड्रोन्यूक्लियस का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। तो सबसे कम आपका किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है, इससे ज़्यादा जो है कि आपका हाइड्रोन्यूक्लियस का है, उसके बाद प्रोटॉन का है, फिर न्यूट्रॉन का है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रोटॉनों की संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि अगर प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उस परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, उस परमाणु को जो बोला जाता है वह समस्थानिक बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी परमाणु प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस परमाणु को हम लोग जो है समस्थानिक बोलते हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि जो है कि आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, टाइट्रियम है। तो यह 3 समस्थानिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न आपका है कि समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं। तो देखिए, वही प्रश्न है कि समान परमाणु संख्या वाले जो न्यूक्लियड होंगे उनको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आवोगाद्रो संख्या होती है उसका मान क्या होता है। तो देखिए, उसके मान की बात करें तो उसका जो मान होता है यह आपका होता है 6.023 इंटू 10⁻23। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कितना होता है 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी का यह तो फेवरेट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें जो दिया गया है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, तो इनमें से कौन सा जो है कि एक न्यूक्लियन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पॉजिट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का जो है वह एक्टिव कण कहते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान और आवेश जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और यह एक धनावेशित मूल कण होता है। और न्यूक्लियन परमाणविक नाभिक के निर्माण में प्रयुक्त कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। इसका सही आंसर आपका पॉजिट्रॉन हो जाएगा, जिसमें कि न्यूक्लियन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तो अगर हम बात करें किसी परमाणु का जो है रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करता है यह न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर यह निर्भर करता है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो परमाणु न्यूक्लियस होते हैं यह किसके बने होते हैं। तो यह आपका जो बने होते हैं वह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलकर के बनता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि यहाँ पर कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण जो होते हैं वह आपका क्या होते हैं। तो वह आपका एक तो प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु का संगठन बनता है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो देखिए, अगर हम बात करें अमोनिया का एक गुण के बारे में कि इनमें से अमोनिया का एक गुण कौन सा है, तो जो अमोनिया होता है दोस्तों वह क्या होता है कि इसके जलीय विलयन में जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जो अमोनिया होता है वह आपका जो है कि जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। तो यही डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमने लिया है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि आप लोग देखते होंगे
कि जो किताबें रखते हैं, क्या होता है कि धीरे धीरे जब 4 साल की हो जाती, 5 साल या 10 साल की किताबें हो जाती हैं, तो उसका जो कलर है, मतलब जो कागज़ का कलर होता है वह धीरे धीरे भूरा हो जाता है। और ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा होता है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। जी हाँ दोस्तों, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण जो है वह पुरानी किताबों के कागज़ का जो रंग है वह धीरे धीरे भूरा हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से जो है वह आपके देखिए बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए। 10 प्रश्न हमने जो है वह आपका किसके प्रश्न देख लिए? तो 10 प्रश्न हमने जो है कि केमिस्ट्री के प्रश्न देखे, उसके पहले हमने जो है वह आपके जो है फिजिक्स के प्रश्न देखे थे। यहाँ से हम लोग बायोलॉजी के प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनता है और सभी प्रश्न हमने जो ढूंढ के लाए हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत किया गया है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको PDF वगैरह दिया जाता है, कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वह मुख्य रूप से आपके प्रोटीन होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। और एंजाइम जो होता है यह आपका एक कार्बनिक पदार्थ है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 10⁻10 गुना बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक रासायनिक अभिक्रिया को, अगर एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब मिलता है तो उसके 10 गुना उसको बढ़ा देता है, मतलब 10⁻10 गुना बढ़ा देता है। और एंजाइम की जो खोज है वह सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? तो जर्मन वैज्ञानिक थे कुहने, उन्होंने ही जो है कि एंजाइम की खोज किए थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें एंजाइम के प्रोटीन भाग की, तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग जो कहते हैं उसको कहते हैं एपो एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। और एपो एंजाइम की असक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम या जाइमोइन ये सब कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। तो मछली जो होती है यह एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होती है, उसमें क्या होता है? तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें आपका आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, इसलिए जो है कि यह प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, जो कि मानव के लिए जो भी आवश्यक एमिनो अम्ल होता है उसमें पाए जाते हैं, मछली में आपके पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगला प्रश्न है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो देखिए, अगर हम बात करें डायस्टेज एंजाइम का, तो यह किसका स्रोत होता है? तो यह आपका लार ग्रंथि का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, डायस्टेज एंजाइम जो होता है यह लार ग्रंथि का स्रोत होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो देखिए, अगर हम बात करें HIV के बारे में, तो यह किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण अपना आकार अक्सर बदल लेता है? तो वह बदलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण। जी हाँ दोस्तों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण जो है वह जो है कि यह एंजाइम उपस्थित होता है, जिसके कारण से HIV अक्सर अपना आकार बदल लेता है। अगला प्रश्न है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा आवश्यक तत्व क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो दूध में जो है कि दूसरा सबसे बड़ा जो तत्व होता है वह आपका शर्करा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो शर्करा होता है, इसको आप याद रखिएगा। आप लोग देखे होंगे जब भी आप दूध पीते होंगे तो वह मीठा लगता है, तो उसमें जो है कि शर्करा आपका पाया जाता है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें दूध के बारे में, तो जो गाय का दूध होता है इसमें क्या होता है? इसमें लगभग जो है आपका 87% जल होता है और 3.8% आपकी वसा होती है,
3.3% आपका प्रोटीन होता है और जो शर्करा होती है जो कि लैक्टोज के रूप में होती है वह आपका 4.8% होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका पानी कितना होता है, तो पानी लगभग 87% होता है, पानी 87% होता है। और उसके बाद आपका जो शर्करा होती है वह 4.8% होता है और वसा आपका 3.8% होती है और आपका जो प्रोटीन है वह 3.3% होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका पानी, उसके बाद आपका वसा होता है, उसके बाद आपका शर्करा होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पित्त का स्रोत क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पित्त का स्रोत पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पित्त जो होता है यह हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है और यह यकृत में बनता है और इसमें जो है कि लगभग आपका 97% जल होता है और 0.7 पित्त लवण होते हैं और 0.2% पित्त वर्णक होते हैं तथा 0.3 से 0.9% जो है कि लगभग कोलेस्ट्रॉल होता है और यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक होते हैं। तो पित्त का स्रोत क्या होता है, तो पित्त का स्रोत आपका यकृत है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरिया किससे संश्लेषित होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें यूरिया के बारे में तो यूरिया जो होता है वह आपका यकृत द्वारा संश्लेषित होता है। जी हाँ दोस्तों, यूरिया आपका यकृत द्वारा संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए जो उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है वह आपका कैसा होता है, तो वह आपका अम्लीय होता है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए जो उत्तरदायी अनुकूलतम आपका परिवेश होता है वह अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लीवर किससे भरपूर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा या आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बन सकता है कि जो लीवर होता है यह किससे भरपूर स्रोत होता है। तो देखिए, अगर हम लीवर के बारे में बात करें तो यह जो होता है वह वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है। जी हाँ दोस्तों, वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है क्योंकि लीवर में जो है वह वसा घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनका संग्रह होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, यह टॉप 30 प्रश्न हमने लिया था आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इन सभी प्रश्न जो हमने आपको कराए हैं आपके एग्ज़ाम वाले प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, यह पार्ट 2 था, इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।